प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज का जो सब्जेक्ट्स होने वाला है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग अपना सब्जेक्ट्स होने वाली है। तो आज की इस वीडियोस में हम लोग जो है दो चैप्टर कवर करेंगे सिविल बूस्टर बुक का। अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इस बुक को जो है हार्ड कॉपी में परचेज़ कर सकते हैं। और ये बुक जो है आपके क्विक रिवीजन के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो अपने और भी दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर कीजिए और इसके बारे में बताइए कि क्विक रिवीजन के लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है, आप डिटेल में तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते ही हैं, प्लस इस क्विक रिवीजन के अलावा आपको थोड़ा रिवीजन चाहिए तो आप अपना नोट्स भी पढ़ते हैं। लेकिन एट लास्ट टाइम आपको अगर रिवीजन करना है तो बार बार अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स और कॉपी तो लेकर नहीं चलिएगा हर जगह। तो उस कंडीशन में ये जो बुक है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। हाँ, इस बुक में थोड़ी बहुत एरर होती है क्योंकि टाइपिंग एरर हर जगह पे होता है, प्लस कुछ नोटेशंस वगैरह होंगे जो आप पढ़े हैं या आपके टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया होगा उससे थोड़ा अलग नोटेशंस आपको होता है। मतलब सिग्मा से कुछ और मान लेगा, किसी और से कुछ, तो वो नोटेशंस आपको वहीं पे दिया हुआ रहेगा कि किसका मतलब हम क्या मान रहे हैं। कई जगह पे आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दिए गए हैं, तो वो चीज़ें आप जब एक दो बार इस बुक को पढ़ोगे ना तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करो। खैर, ये आपकी इच्छाएं हैं। मैं आपको वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का चैप्टर्स होगा, दो चैप्टर्स होगा, बेसिक मेजरमेंट और एंड वर्क एंड वैल्यूएशन। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन होगा ये दो चैप्टर का, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मेजरमेंट एंड वर्क में सबसे पहले हम लोग जो है जो मेजरमेंट होता है फॉर सिविल वर्क वो IS 1200 1974 के अनुसार होता है। बेसिक कन्वर्जन अगर बात किया जाए तो मीटर को 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, लेंथ 1 फीट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.622 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.394 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। एरिया अब बात करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.764 फीट स्क्वायर, 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 0.092 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.47 एकर्स, 1 एकड़ इज इक्वल टू 4840 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 0.4047 हेक्टेयर। वॉल्यूम एंड डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.3 फीट क्यूब, 1 फीट क्यूब इज इक्वल टू 0.028 मीटर क्यूब, 1 हेक्टेयर मीटर इज इक्वल टू 8.13 एकड़ फीट, 1 क्यूसेक इज इक्वल टू 0.028 क्यूमेक, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 gallon is equal to 4.54 liters. The first stage of construction is the initiation of proposal. जो पहला स्टेज होता है कंस्ट्रक्शन का वो होता है आपका इनिशिएशन की, किस तरीके से हम लोग जो है वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शंस एंड देयर यूनिट, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए अर्थ वर्क, स्टोन और ब्रिक वर्क, वुड वर्क, सनसेड, इसको जो है मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं।
वही सरफेस सैलो एक्सकेवेशन आपका जो है शटर, पैनल, बैटन, इसको जो है मीटर स्क्वायर में, पॉइंटिंग, सॉइलिंग, डीपीसी, प्लास्टरिंग, डोर, विंडो, स्टील आयरन वर्क, इसको स्टील एंड आयरन वर्क को केजी पर क्विंटल, और पॉइंटिंग, सॉयल, डीपीसी, प्लास्टरिंग, डोर, विंडो, इसको जो है मीटर स्क्वायर में। ड्रेसिंग ऑफ अ स्टोन, हाफ ब्रिक वॉल, पार्टीशन वॉल, इसको जो है मीटर स्क्वायर में। पेंटिंग वर्क, डिस्टेम्पर्स, कलर वॉशिंग, जेली वर्क, इसको भी जो है मीटर स्क्वायर में करते हैं। कॉर्निस यूनिट रनिंग मीटर में, सील ऑफ डोर एंड विंडोज मीटर स्क्वायर में। इंडिया WC साइज क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ग्लास पैनल नंबर में। और डैडोज जिसमें इंक्लूडेड होता है आपका रैकिंग डैडोज और ग्लेजिंग जो है वो मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। स्कर्टिंग शैल बी मेजर्ड इन रनिंग मीटर। स्टेटिंग हाइट, कटिंग ऑफ ट्री नंबर में। लाइम कंक्रीट इन जे फ्रीज ऑफ रूफ टेरेसिंग, ये मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। डैम प्रूफिंग जो है एक इन कंस्ट्रक्शन, ये टाइप ऑफ मॉइस्चर कंट्रोल टेक्निक होता है जिसके मदद से इसको अप्लाई करते हैं हम लोग बिल्डिंग वॉल पे या फ्लोर्स पे या रोड पे ताकि जो मॉइस्चर्स है उसको प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम पासिंग इनटू इंटीरियर सरफेस। जो इंटीरियर सरफेस होता है उसमें पास करने से प्रिवेंट करता है बाय यूजिंग डैम प्रूफ मटेरियल का यूज करके। इट इज़ प्रोवाइडेड एट प्लिंथ लेवल, ये प्लिंथ लेवल पे जो है प्रोवाइड किया जाता है। डैम प्रूफ मटेरियल्स, फ्लेक्सिबल मटेरियल्स लाइक ब्यूटाइल रबर, हॉट बिटुमिन, plastic sheets, rigid materials like impervious brick stones, slates, cement mortar, cement concrete painted with bitumen, semi-rigid material, mastic asphalt, flexible material used for dam proofing as bitumen sheeting, एंड मैक्सिमम जो साइज होता है एग्रीगेट का यूज्ड इन डीपीसी वो 12.5 mm होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीपीसी मटेरियल इज़ बिटुमिन, मोस्ट कॉमनली जो है डीपीसी मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है आपका बिटुमिन। वाइंडिंग वायर स्टील वर्क, बाइंडिंग वायर स्टील वर्क, बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg of reinforcement is equal to 9 to 13 kg depending upon the diameter of bar. Greater the diameter of bar, lesser will be weight of binding wire required, है ना। जितना ज़्यादा मोटा रहेगा, है ना, जो डायमीटर ज़्यादा रहेगा उतना ही कम वेट ऑफ बाइंडिंग की जो है ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्डर ऑफ बुकिंग द डायमेंशन इन मेजरमेंट बुक, MB का मतलब होता है मेजरमेंट बुक, है ना, ठीक है। MB का मतलब होता है मेजरमेंट बुक। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इफ डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन लेस दैन 30 सेंटीमीटर, जो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन है लेस दैन 30 सेंटीमीटर होता है तो सरफेस एक्सकेवेशन जो है वो आपका उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर में। इन अर्थ वर्क लीड और लिफ्ट जो है वो आपका 30 मीटर और 1.5 मीटर होता है। लीड जो है 30 मीटर और लिफ्ट जो है आपका 1.5 मीटर। सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर, जो सरफेस ड्रेसिंग होता है अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ, एंड सरफेस एक्सकेवेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डीप। मेजरमेंट्स फॉर पेमेंट्स इज इन मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर अर्थ वर्क फॉर एम्बैंकमेंट इज पर मीटर क्यूब। जो आपका मैक्सिमम डेप्थ होता है बैरोपीट का, है ना, बोरोपीट का, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बोरोपीट्स इज 32
60 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर। मैंने जो बोरोपिट का जो मैक्सिमम डेप्थ होता है 30 से 60 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होता है 5 मीटर। नंबर ऑफ ब्रिक्स यूजिंग फ्लैट सोलिंग एंड एज सोलिंग यूजिंग कन्वेंशनल ब्रिक वो होता है आपका 224 गुने 114 गुने 70 mm और आपका एज सोलिंग जो है 32 एंड 34 होता है जो कि आपका मीटर स्क्वायर में होता है। फॉर डोर एंड विंडोज वी यूज 6 to 4 होल्ड फास्ट ट्रक्स। नंबर ऑफ ब्रेक्स 4000। वॉल्यूम ऑफ सैंड 3 to 5 मीटर क्यूब जनरली होता है। इन स्टील रूफ ट्रस अबाउट 5% स्टील वॉल्यूम is provided for rivets and bolts. When ground is fairly uniform, जो ground होता है fairly uniform होता है, dead man और talus shall be left at suitable interval पे to determine the average depth of excavation, average depth of excavation को determine करने के लिए। weight of steel bar per मीटर लेंथ, जो वेट होता है स्टील वार का पर मीटर लेंथ वो होता है d²/162 इज इक्वल टू 0.00618 d² kg। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वुड वर्क के लिए 2 mm, वेट 1 kg, लेंथ 0.01 मीटर, एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 0.01 मीटर क्यूब। Dimension shall be measured to nearest of 0.01 meter except slab 0.005 मीटर, है ना। स्लैब को छोड़कर बाकी जो भी डायमेंशंस होते हैं वो मेजर किया जाता है नियरेस्ट टू द 0.01 मीटर के, लेकिन स्लैब में 0.005 मीटर जो है ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ जो हम लोग मेजर करते हैं डायमेंशन को। एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग का अगर एस्टिमेशन बात किया जाए तो ये प्रिपेयर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ सीलिंग फैन पॉइंट्स, नंबर ऑफ ट्यूबलाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ प्लग पॉइंट्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी लम्प्स पॉइंट। इन सभी के बेसिस पे आपका जो है डिपेंड करता है कि हम लोगों का जो एस्टिमेशंस है वायरिंग का वो कितना होगा। मैंने इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन किया जाता है। डिडक्शंस, नो डिडक्शंस आर मेड फॉर फॉलोइंग मिशनरी वर्क। कई सारे मिशनरी वर्क हैं जिसके लिए डिडक्शन हम लोगों को मतलब कट छट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिसमें सबसे पहला है ओपनिंग ऑन होल्स हैविंग एरिया अप टू और लेस दैन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 0.1 मीटर स्क्वायर। अगर इतना है या इससे कम है तो डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। वेड प्लेट, वाल प्लेट, बियरिंग ऑफ वेदर शेड यानी छज्जा हैविंग डेप्थ एक्सीड 10 सेंटीमीटर, अगर नॉट मतलब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है तो भी इसको भी नहीं लेकर चलेंगे। बियरिंग ऑफ फ्लोर, रूफ स्लैब आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम वॉल मशीनरी। जो बियरिंग ऑफ फ्लोर है और जो रूफ स्लैब है आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम वॉल मशीनरी। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक फॉर होल्ड फास्ट, इसको भी डिडक्ट नहीं करते हैं। एंड्स ऑफ बीम, पोस्ट, राफ्टर्स, पर्लिन्स एक्सेट्रा अगर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 0.05 मीटर स्क्वायर के आसपास हो यानी मतलब उतना हो सेक्शन में तो उसको जो है डिडक्ट नहीं करेंगे। आयरन फिक्सचर्स एज वॉल टाइज पाइप्स अप टू 300 mm डायमीटर होल्ड फास्ट फॉर डोर एंड विंडोज़, तो हम लोग जो है यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे डिडक्शन किस में करेंगे? डिडक्शन फॉर ओपनिंग, बियरिंग एक्सेट्रा इन कंक्रीट वर्क। तो नो डिडक्शन आर मेड एज फॉलोइंग कंक्रीट वर्क। अगर कोई कंक्रीट वर्क किया जा रहा है
तो कहाँ पे डिडक्शन करेंगे और कहाँ पे डिडक्शन नहीं करेंगे वो देखते हैं। तो डिडक्शन नहीं करेंगे, कई सारे वर्क है जिसमें सबसे पहला है आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्सिंग बार, डिडक्शन नहीं करेंगे। इंड ऑफ जोइस्ट पर्लिन्स ट्रस एक्सेट्रा हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया लेस दैन 0.05 मीटर स्क्वायर या फिर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंडुइट ऑफ पाइप हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस दैन 25 सेंटीमीटर, तो डिडक्शन नहीं करेंगे। ओपनिंग और होल्स हैविंग एरिया लेस दैन 0.1 मीटर स्क्वायर, a small voids not exceeding 40 centimeter square in area, molds, stops, rounded ends, जंक्शंस एक्सेट्रा, तो उसमें भी जो है डिडक्शन हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन डिडक्शन करेंगे कब, किस काम के लिए डिडक्शन करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिडक्शन फॉर ओपनिंग शुड बी एज फॉलोज। नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड ऑफ बीम पोस्ट एंड राफ्टर, कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। फॉर ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर नो डिडक्शन इज मेड एट द सेम टाइम और नो एडिशनल आर मेड फॉर जैम्स सॉफेट्स सेल्स ओपनिंग। ओके, फॉर ओपनिंग इन द रेंज ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर टू 3 मीटर स्क्वायर डिडक्शन इज मेड, है ना, डिडक्शन करेंगे। फॉर वन साइड के लिए और अदर फेस इज अलाउड फॉर जैम सॉफेट्स। देखो जैम का मतलब होता है खंबा और सॉफेट का मतलब होता है छत, ठीक है। एंड सेल्स विच आर नोट कंसिडर्ड सेपरेटली, जिसको कंसिडर सेपरेटली नहीं किया जा रहा है तब। फॉर ओपनिंग एवब 3 मीटर स्क्वायर डिडक्शन इज मेड, डिडक्शन करेंगे दोनों तरफ, है ना। 0.5 से 3 है तो एक तरफ, और अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो दोनों तरफ करेंगे। ऑफ द फेस ऑफ ओपनिंग एंड जैम्प सॉफिट्स एंड सील आर कंसिडर्ड। अब हम लोग यहाँ पे जो है दूसरा चैप्टर्स हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशन जो है एक टेक्निक है फॉर डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर्स। जो टर्म है कॉस्ट, ये यूज किया जाता है टू इंडिकेट द एक्चुअल अमाउंट incurred in producing commodity which possesses some value, जो कुछ वैल्यू प्रोचेज करता है उसका। द टर्म प्राइस, जो प्राइस टर्म है ये यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का कॉस्ट क्या है, प्लस प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, तो उसको जो है प्राइस कहते हैं। जो एक्चुअल अमाउंट होता है इनक्योर्ड टू प्रोड्यूसिंग कमोडिटी, ताकि उसका कुछ वैल्यू हो तो उसको कॉस्ट कहते हैं, और जिसमें कॉस्ट ऑफ कमोडिटी और प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर दोनों इंक्लूड हो जाए तो उसको प्राइस कहते हैं। अ प्राइस इज अ फैक्ट विच हैज़ ऑलरेडी occurred in practice and a value indicator estimation of probable price of commodity। जो वैल्यू होता है वो एक एस्टिमेशंस जो होता है प्रोबेबल प्राइस का कमोडिटी का, उसको इंडिकेट करता है। बात किया जाए पर्पस ऑफ वैल्यूएशंस, तो टैक्सेशन जो है आपका 10 से 14%, रेंट फिक्सेशन जो है 6 से 10% ऑफ टोटल वैल्यू, और सिक्योरिटी लोन और मॉर्टेज एक्सेट्रा आपका होता है। बात किया जाए डायरेक्ट टैक्स की, तो वी प्रो कॉम इन यानी वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स और इनकम टैक्स, ये जो 4 टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है एक्सरसाइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। म्युनिसिपैलिटी टैक्स इज अ टैक्स, ये एक टैक्स होता है जो कि असेस्ड किया जाता है और लीव्ड किया जाता है बाय लोकल अथॉरिटी लाइक कंट्री और म्युनिसिपैलिटी। सेल्स टैक्स, ये टैक्स होता है जो कि पेड टू गवर्नमेंट बॉडी फॉर सेलिंग ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज, कुछ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज बेचने के लिए जो गवर्नमेंट को हम लोग पैसा देते हैं उसको जो है सेल्स टैक्स कहते हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स ये वह टैक्स होता है ऑन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और जनरली लीव्ड ऑन रियल एस्टेट, है ना, जो रियल एस्टेट यानी घर वगैरह बनाने में जो पैसा, जिसे आप घर को बेच रहे हैं कंट्री किसी भी सिटी में, तो उसमें जो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, तो उसको क्योंकि वो आपका प्रॉपर्टी था लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, तो उसको जो है प्रॉपर्टी टैक्स हम लोग कहते हैं। वेल्थ टैक्स ये वो टैक्स होता है जो कि ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, जो मार्केट में वैल्यू है असेट्स का, जैसे कार, प्लॉट्स, है ना, आपका लैपटॉप से वगैरह, तो एक इंडिविजुअल जो कि उसको रखता है, तो उसका जो मार्केट वैल्यू है उस पर जो टैक्स लग रहा है उसको वेल्थ टैक्स कहते हैं। ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस आउट गोइंग, है ना, ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस आउट गोइंग। टाइप्स ऑफ आउट गोइंग अगर बात किया जाए तो टैक्सेशन, रिपेयरनेस जो कि 10 से 15% ऑफ टोटल इनकम, मैनेजमेंट एंड कलेक्शंस चार्ज जो कि 5 से 10% ऑफ टोटल इनकम होता है। द चार्जेस और एक्सपेंडिचर्स रिप्रेजेंट डायरेक्टली इन कमोडिटी प्रोड्यूस नोन एज प्राइम कॉस्ट, जो चार्जेस होते हैं या जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली इन कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, उसको जो है प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और जो अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं लाइक रेंट, सैलरीज, सर्विस, मैनेजमेंट, डिप्रिसिएशंस एक्सेट्रा, ये रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, उसको जो है सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहा जाता है। मॉर्टेज ऑनर कैन बोरो मनी, एन ऑनर कैन बोरो मनी बाय लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो वो हमारा मॉर्टेज में इसमें 3 टर्म्स आते हैं। मॉर्टेगर, पर्सन हु टेक्स लोन, जो लोन लेता है, मॉर्टेगी, पर्सन हु एडवांस और गिव लोन, और मॉर्टेज डीड यानी डॉक्यूमेंट फॉर मॉर्टेज ट्रांजेक्शन, है ना, मॉर्टेज ट्रांजेक्शन के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट दिया गया या डॉक्यूमेंटेशन है उसको जो है मॉर्टेज डीड कहा जाता है। एन्युटी एक एनुअल पेमेंट जो कि पेड किया जाता है इन मंथ्स और ईयर, पेड फॉर कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड पार्टी, जो पार्टी इन्वेस्ट किया गया है वो। तो एन्युटी ड्यू का मतलब होता है कि अमाउंट पेड एट बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, है ना, हर एक पीरियड चाहे वो ईयर वाइज हो या एक पीरियड हो, है ना, उसमें जो बिगिनिंग में जो अमाउंट पे किया जाता है फॉर डेफिनिट नंबर ऑफ इंटरवल, उसको जो है एन्युटी ड्यू कहते हैं। परसेप्चुअल एन्युटी, पेमेंट ऑफ एन्युटी कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड, है ना, जिसका कोई एंड नहीं होता है, इनडेफिनेट पीरियड तक, तो उसको परसेप्चुअल एन्युटी कहते हैं। और डिफरेड एन्युटी, पेमेंट्स ऑफ एन्युटी बिगिनड आफ्टर सम ईयर, है ना, कुछ ईयर पे, तो उसको जो है हम लोग डिफरेड एन्युटी कहते हैं। व्हेन पेमेंट ऑफ डेब्ट इज मेड, जो पेमेंट होता है डेब्ट का वो बनता है बाय अ सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक पेमेंट, उसको जो है एलमोटाइजेशन कहा जाता है। कैपिटल कॉस्ट, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू पोजेज अ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टीज़ के लिए जो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड होता है टू पोजेज अ प्रॉपर्टी, उसको जो कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। इसमें लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है व्हेन बाइंग अ लैंड, जब आप लैंड को बाई करेंगे तब। मार्केट वैल्यू व्हेन बाइंग अ होल प्रॉपर्टी, जब होल प्रॉपर्टी अगर आप बाई करते हैं तो मार्केट वैल्यू भी। इंश्योरेंस प्रीमियर 0.5% ऑफ ग्रॉस इनकम, और मिसलेनियस चार्ज 2% ऑफ ग्रॉस इनकम। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये अमाउंट होता है मनी, अमाउंट ऑफ मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट, जो कि जनरली एट द रेट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, विल बी इक्वल टू नेट एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है
है ना, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है वो इक्वल होता है आपका नेट एनुअल इनकम गुने ईयर्स परचेज, जो ईयर परचेज होता है वो। ईयर्स परचेज यानी YP, ये कैपिटल सम होता है रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव एन्युटी ऑफ 1 रुपीज़ एट द रेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 1 रुपया जो है एन्युटी के तौर पे रिसीव करें और उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी मिले हमें, तो ईयर ऑफ परचेज इज इक्वल टू 100 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ईयर ऑफ परचेज इज इक्वल टू 1 बाई IP प्लस IC। IP जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईयर परचेज और IC जो है किंग फंड कॉफिशिएंट। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, कई सारे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ जो है ये इनहेरेंट होता है द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ प्रॉपर्टीज़ के। ही होल्ड इट विदाउट एनी पेमेंट इन नेचर ऑफ रेंट। ही मे सेल द प्रॉपर्टीज, डिवाइड इट और ग्रांट इट और डोनेट इट और लीज एट इट्स ऑन विल, मतलब उसकी अपनी इच्छाएं होंगी तो उसके बेसिस पे वो आप इसको जो है लीज पे भी दे सकता है, रेंट पे भी दे सकता है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। तो वो जो राइट्स होता है जिसके पास, तो उसको उस तरीके का जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। जो फ्री होल्ड होता है या जो ऑनर होता है हु ग्रांट द लीज नोन एज लीजर और लीज होल्डर इज नोन एज लीजी। जो लीज लेगा, लीज पे लेगा उसको लीजी कहते हैं, और जो लीज देगा, लीज पर देगा उसको जो है लीजर कहते हैं। इन कॉमन प्रैक्टिस इट गिव्स 15,000 15, 21 और 25 और 50 ईयर, है ना। जो लीज होता है वो जनरली 15 साल, 21 साल, 25 साल और 50 साल के लिए होता है। व्हेन अ लीज इज ग्रांटेड फॉर पीरियड ऑफ 99 ईयर्स इज नोन एज लॉन्ग टर्म लीज। ये जो है आपका एक तरीके से कह सकते हो शॉर्ट टर्म लीज है ना, ओके। और 99 ईयर्स के लिए दे रहे हैं तो उसको जो है लॉन्ग टर्म कहते हैं। और अगर 999 यानी 999 साल के लिए अगर दे रहे हैं तो उसको इंडलेस ड्यूरेशन कहते हैं, क्योंकि उतना साल कौन जिंदा रहेगा यार, दादा परदादा, मतलब कई जमानों मतलब बीत जाएंगे, हो सकता है सदियों बीत जाएगी लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। आप देखो ना, हमारे देश से अंग्रेज कितना साल पहले गए, लगभग 200 साल, है ना। 200 साल में कितना जनरेशन चेंज हो गया, बहुत ही जनरेशन चेंज हुआ। अब उन 1000 साल, यानी तुम खुद जोड़ो कि 10,000 में, माने अभी 2000 चल रहा है तो 1000 ईस्वी में मतलब आपका है, तो 1000 समझ रहे हो कहाँ चला जाएगा, यानी लगभग बहुत मतलब बहुत पुराना इतिहास आ जाएगा। तो उस समय तो कोई याद थोड़े रखेगा और उतना डॉक्यूमेंटेशन किसी के पास थोड़े होता है, तो इसलिए जो है इसको इंडलेस जो है बोला गया। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, द लीज होल्डर इज नोन एज लीज एंड होल्ड द फिजिकल पोजीशन और अंडर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर डिफिनिट पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए, अंडर टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन लीज डॉक्यूमेंट, जो भी लीज डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ दी गई है उसके अनुसार, तो उसको जो लीज होल्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज होते हैं, बिल्डिंग लीज होता है, लाइफ लीज होता है, ऑक्यूपेशनल लीज होता है, सब लीज होता है, परसेप्चुअल लीज होता है। एजमेंट आर द राइट्स और प्रिविलेजेस विच एन ऑनर of property enjoy through or over the properties another sellable property, and as name subjected it is that area of property, ये वो एरिया होता है प्रॉपर्टी का which is sellable, मतलब जिसको जो है सेल किया जाता है। जनरली सुपर बिल्ट अप एरिया जो होता है वो आपका जो है सेलेबल होता है, मतलब सेल करने योग्य एरिया जो है आपका होता है। When any property structure comes under any development area, then
there is high increase in value of property structures. Such type of value is called accommodation value. जो प्रॉपर्टीज़ या कोई स्ट्रक्चर्स है जो कि आ रहा है किसी डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत और उसमें हाई इंक्रीज इन वैल्यू है प्रॉपर्टीज़ के, तो उस कंडीशन में उसको एकोमोडेशन वैल्यू कहते हैं. एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी और टाइटल ऑल्सो कॉल्ड एज या नोन एज परफेक्ट टाइटल टू प्रॉपर्टी इज़ फ्री टू एनी इनकम्बरेंस और डिफिशियंसीज. जो एब्सोल्यूट टाइटल होता है ये हमें अनइक्विवोकल राइट ऑफ ऑनरशिप टू द ऑनर प्रोवाइड करता है. इट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड और चैलेंज बाय एनीवन. मतलब किसी और के द्वारा ये चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये हमारा है. भाई जिसका जो ऑनर है वो एकदम कह सकता है कि ये ताल ठोक कर, जिसको कहते हैं ना कि आजा ताल ठोक कर तुमसे हम बात करते हैं, वो वाला चीज़. भाई मेरा है तो है, इसमें किसी और का अधिकार नहीं है, उसमें कोई और नहीं बोल सकता है कि ये हमारा है, हो सकता है. ठीक है, मेरा है तो मेरा है. कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन डेट इज इक्वल टू ओरिजिनल चेंज ऑर्डर एडिशनल डे ऑफ कंप्लीशन प्लस टाइम एक्सटेंशंस प्लस एक्सटेंशंस फॉर डेट कंस्ट्रक्टिव चेंजेस. स्क्रैप वैल्यू जो है 10% ऑफ टोटल वैल्यू होता है. ये वैसा वैल्यू होता है जो कि डिसमेल्टेड मटेरियल का. ये वैल्यू जो है ऑफ असेट्स व्हेन इट इज़ यूटिलिटी इज़ कंसीडर्ड टू बी एज जंक और स्क्रैप, है ना. मतलब कोई वैसा मटेरियल है जिसका या कोई प्रॉपर्टीज़ है जिसका आप यूज नहीं कर सकते हैं, यूटिलिटी पीरियड जो है उसका ख़त्म हो गया है ना. एग्जाम्पल सेलिंग व्हीकल आफ्टर सेवरल एक्सीडेंट. नाउ व्हीकल कैन नॉट बी यूज्ड एज होल, है ना, पूरे तरीके से यूज नहीं किया जाता है. बट सम पार्ट आर यूज, लेकिन उसका कुछ पार्ट यूज किया जा सकता है, तो उसको जो है हम लोग स्क्रैप वैल्यू जो है कहते हैं. स्क्रैप वैल्यू में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो. फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर्स जो स्क्रैप वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है. सैल्वेज वैल्यू यानी रीसेल वैल्यू, प्रॉपर्टी आफ्टर बीइंग डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड, है ना. यूटिलिटी पीरियड जैसे ही पूरा होता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है. इज सोल्ड एज इट, सो विदाउट ब्रेकिंग इनटू पीसेज और अमाउंट रिलीज्ड आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग इट्स कॉस्ट ऑफ रिमूवल एंड सेल्स. उसको जो है सैल्वेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं. मतलब इसमें हम लोग डिसमेल्टल करके नहीं बेचते हैं. जो स्क्रैप वैल्यू था उसको अलग अलग पार्ट जो यूजेबल पार्ट्स होते हैं उसको बेचते हैं, है ना. लेकिन सैल्वेज वैल्यू में पूरा होल एक ही बार, कि भाई जिसे मोबाइल खरीदे अब 2 साल आप यूज़ किए, 2 साल के बाद आपको लगा कि अब ये मोबाइल हम नहीं चलाएंगे, हमारे लिए जो है किसी काम का नहीं है, तो आप क्या किए कि मोबाइल को लिए और दूसरे को बेच दिए. ठीक, 2 साल के बाद तो आप तो पूरा मोबाइल बेचे. क्या उसका सिर्फ आप माइक बेचे, कैमरा बेचे, खाली बैटरी बेचे? नहीं ना, पूरा फ़ोन बेच दिए. आपके यूज के लिए नहीं था लेकिन किसी और के यूज के लिए तो वो हो सकता है. तो वो चीज़ें यहाँ पे उसको जो है सैल्वेज वैल्यू कहते हैं. एग्जाम्पल, रेलवे स्लीपर्स में बी रीयूज एज पोर्ट ऑफ फेंसिंग एज और एज बफर स्टॉप्स के लिए जो है यूज़ किया जाता है रेलवे स्लीपर का. इसलिए जो है जो रेलवे स्लीपर्स होता है उसका स्क्रैप वैल्यू नहीं, उसका सैल्वेज वैल्यू जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सिंकिंग फंड जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका एस गुने आई बाई 1 + i का होल पावर n-1 इज इक्वल टू आई सी इंटू एस. यहाँ पे एस जो है टोटल सिंकिंग फंड है, आई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन जो है यूटिलिटी पीरियड है और आई सी जो है सिंकिंग फंड कोफिशिएंट होता है. बुक वैल्यू ये वो अमाउंट होता है जो शो किया जाता है इन अकाउंट ऑफ बुक आफ्टर अलाउइंग परमिसिबल डिप्रेशन. मतलब कुछ समय आप यूज किए और उसके पास ऑब्वियसली आप मोबाइल खरीदे, मान लो कि अभी जो है 10,000 का आप जो है फ़ोन खरीदे या 10,000 का कोई भी चीज़ें खरीदे या लैपटॉप खरीदे या मोबाइल खरीदे,
आप जो है 1 साल के बाद उसको बेचने जाओगे तो आपको जो है 5,000 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5,000। तो 1 साल का पीरियड था जिसमें आपका जो है वैल्यू क्या था? कम गया, तो वो जो है बुक वैल्यू आपका यहाँ पे कहलाता है। एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड इट इज़ इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, है ना। जब एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड होता है तो उसको जो है स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मार्केट कंडीशन, ये मार्केट कंडीशन के पे आपका अफेक्ट नहीं होता है। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल बुक कॉस्ट, ये एक्चुअल बुक कॉस्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है। बुक वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन कॉस्ट। नॉट ऑल असेट्स डू नॉट डिप्रिसिएट विद टाइम, एग्जाम्पल लैंड और समटाइम्स इवन गोल्ड प्लेटिनम, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब वैल्यू का जो है टाइम के साथ उसका डिप्रिसिएशन ही हो। लैंड का जो है डिप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड का हमेशा दाम बढ़ते जाता है। कई बार गोल्ड या प्लेटिनम का भी जो है दाम आपका बढ़ता है। द एनुअल जो नेट एनुअल वैल्यू होता है प्रॉपर्टीज़ का, विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ ईयरली रिपेयर फ्रॉम ग्रॉस इनकम, उसको जो है रेटेबल वैल्यू कहते हैं। ऑल प्रॉपर्टी टैक्स अप्लाइंग ऑन रेटेबल वैल्यू, जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं वो रेटेबल वैल्यू पे जो है आपका अप्लाई किया जाता है। रेटेबल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट। डिट्रेस वैल्यू, डिट्रेस वैल्यू जो है ये प्रॉपर्टीज़ का वह वैल्यू होता है विच इज़ यूजुअली चीप प्राइस बिकॉज इट्स ऑनर और इट्स केयर टेकर want to sell it forcefully due to some reason like fear of war, right, financial problem। मैंने किसी को लगा कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ लड़ाई उड़ाई हो सकता है ना, यहाँ पे दंगे उंगे हो सकते हैं, हम इस प्रॉपर्टीज को जो है बेचकर दूसरे जगह पे अब घर बना लेंगे। तो उस कंडीशन में जो कम पैसा में या सस्ते मतलब कम पैसा में बेचकर चला जाता है प्रॉपर्टीज़ को, तो उसको डिट्रेस वैल्यू कहते हैं। मतलब डी मतलब स्ट्रेस के अंदर जो है उसको बेच दिया, है ना, स्ट्रेस में आया बेच दिया। इट इज चीप वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू देन इट्स मनी ऑब्टेन्ड टू सेल इन मार्केट। ओपन मार्केट में बेचता तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता, लेकिन वो डर के कारण से कम पैसा लेकर ही जो है चला गया। सेंटिमेंटल वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू मान लो कि आप कोई मटेरियल खरीद के लाए, है ना, आप खरीद के आए, आपके पोता पोती मतलब कई जनरेशन आपका गया, उसके बाद आपका एक सेंटिमेंट बन गया कि भाई ये बहुत अच्छा है। या आपको कोई गिफ्ट दिया, है ना, मान लो कि कोई कलम आपको गिफ्ट दिया या दी, ठीक है, तो वो गिफ्ट मिला, अब वो आपका सेंटिमेंट हो गया, अरे यार वो हमको गिफ्ट दिया था, इसको हम जो है नहीं बेचेंगे, इससे कुछ भी हो जाए इसको नहीं एकदम एंड तक रखेंगे। तो लेकिन एट द एंड आपको बेचना पड़ गया कुछ मजबूरी के कारण से, तो वो वहाँ पे जो पैसा आप लीजिएगा वो प्राइसलेस रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, तो वो जो है सेंटिमेंटल वैल्यू होता है। एक्स्ट्रा प्राइस विल बी डिमांडेड बाय वेंडर व्हेन ही अटैचेज सर्टेन सेंटिमेंट्स टू हिज प्रॉपर्टीज, उसको सेंटिमेंटल वैल्यू कहते हैं। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन जो है ये ग्रेजुअली जो डिडक्शंस होता है प्रॉपर्टीज़ के जैसे जैसे यूज करते हैं टाइम के साथ, तो उसको जो डिप्रिसिएशन कहते हैं। कई तरीके का डिप्रिसिएशन होता है, 3 तरीके का डिप्रिसिएशन होता है। फिजिकल डिप्रिसिएशन जो कि वियर और टीयर ऑफ असेट्स होता है। कंटीजेंट डिप्रिसिएशन एज एक्सीडेंट ड्यू टू लिएबिलिटीज और डिजीज। और फंक्शनल डिप्रिसिएशन ऑफ ऑब्सोलेंस ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन फैशन, इन सभी में जो डिप्रिसिएशन होता है तो उसको जो है फंक्शनल डिप्रिसिएशन जो है कहते हैं। अ स्ट्रेट लाइन मेथड एज्यूम डिप्रिसिएशन बाय सेम अमाउंट डी इज इक्वल टू सी माइनस एस बाई एन होता है। इट इज़ यूज, जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ये यूज किया जाता है फॉर ऑल असेट्स which do not get obsoleted during its utility period, example civil war equipment etc। तो वो जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से आपका जो है कैलकुलेट किया जाता है डिप्रिसिएशन को। कांस्टेंट परसेंटेज डिप्रिसिएशन, इसको जो है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसमें एज्यूम करते हैं डिप्रिसिएशन बाय
सेम परसेंटेज डी इज इक्वल टू 1 माइनस एस बाई सी का होल पावर 1/n। जो हमारा कांस्टेंट परसेंटेज मेथड्स होता है वो सूटेबल होता है फॉर असेट्स विच हैव प्रोबेबिलिटी और फियर ऑफ ऑब्सोलेंस बिफोर यूटिलिटी पीरियड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उस तरीके में जो डिप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से। ये जो मेथड है कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन सैल्वेज वैल्यू यूज जीरो। सैल्वेज वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो उस कंडीशन में इसका जो है यूज हम लोग जो है नहीं करते हैं। सिंकिंग फंड मेथड, क्वांटिटी सर्वे मेथड्स भी आपके जो है डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड्स होता है। बिल्डिंग आर कंसिडर्ड टू बी सब्सटेंशियल लाइफ, जो कि 40 से 80 साल होता है जनरली। लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, एनुअल डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन एंड कुमुलेटिव डिप्रिसिएशन। 0 से 5 साल जीरो डिप्रिसिएशन, जीरो सारी चीज़ें होती हैं। 5 से 10 साल एनुअल डिप्रिसिएशन 0.5% पर ईयर, टोटल डिप्रिसिएशन 0.25% और कुमुलेटिव डिप्रिसिएशन 2.5%, है ना। 10 से 20 साल एनुअल डिप्रिसिएशन 3/4% पर ईयर, टोटल डिप्रिसिएशन 7.5%, क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन 10%। 20 to 40 ईयर्स 1% पर ईयर, टोटल डिप्रिसिएशन 20%, क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन 30%। 40 से 80 साल एनुअल डिप्रिसिएशन 1.5% पर ईयर, टोटल डिप्रिसिएशन 60%, क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन 90%। डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस, डिप्रिसिएशन जो होता है फिजिकल लॉस होता है इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू बियर एंड टीयर और डीके के कारण से। ये डिपेंड करता है ओरिजिनल कंडीशन, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड मोड ऑफ यूज, जो कि वैरी करता है एज के साथ। जो डिप्रिसिएशंस होता है वो कई सारे वेरियस मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से जो अमाउंट होता है डिप्रिसिएशंस का उसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। ऑब्सोलेंस जो है ये फंक्शनल लॉस होता है इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, फैशन, यूटिलिटी, डिमांड्स। तो उसको जो है हम लोग ऑब्सोलेंस कहते हैं। जैसे अभी आप फ़ोन खरीदे होगे, पहले फ़ोन था 2G, है ना, उसके बाद आया 3G, उसके बाद आया 4G, उसके बाद अब नाउ आया 5G। तो अब आपको जो है फैशन में क्या देखना है, फैशन को देखते हुए आपको जो है 5G खरीदना है। अब फ़ोन है आपके पास 4G, तो उसको आप तो बेचना चाहिएगा, तो वो जो बेचना चाहिएगा आप, तो वहाँ पे आपको जो है वैल्यू कम मिलेगा। आपने जितना में उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है उतना पैसा थोड़े मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा। तो वो जो कम वैल्यू मिलेगा तो उसी को जो है ऑब्सोलेंस कहा जा रहता है। ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आर्ट के ऊपर, और इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एज। ये एज पे डिपेंड नहीं करता है, कोई भी मेथड नहीं है इसको कैलकुलेट करने का। डिप्लीशन फॉर अ ईयर, डिप्लीशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी गुने यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग दैट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन द प्रॉपर्टी। तो इससे जो है डिप्लीशंस जो है कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इफ़ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स, अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है टू परफॉर्म द वर्क सक्सेसफुली और continues the work before completion of period of agreement, the agency holds that work at same cost। उसको जो है डेबिटेबल एजेंसी कहते हैं। इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट्स इज इंक्लूडेड इन यूनिट रेट ऑफ आइटम, जो यूनिट रेट ऑफ आइटम होता है उसमें इंक्लूडेड होता है। लिफ्ट ये एवरेज हाइट होता है थ्रू विच अर्थ हैज़ टू बी लिफ्टेड फ्रॉम सोर्स टू प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग और हीपिंग। लीड ये एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन सेंटर ऑफ एक्सकैवेशन टू द सेंटर ऑफ डिपोजिशन। कन्वेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन लीड टू कन्वर्ट
lift into horizontal lead, it is done following manner. For a lift up to 3.6 meter, it will be multiplied by 10, or for lift up to 3.6 meter to 6 meter, it will be squared or multiplied by 8.3. for lift बियॉन्ड 6 मीटर यानी 6 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो वो उसमें जो है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. एज पर IS 1200 पार्ट 1 क्लाउज 5.1, डिस्टेंस लेस देन 250 मीटर शैल बी मेजर्ड इन यूनिट ऑफ 50 मीटर, है ना. डिस्टेंस इन रेंज ऑफ 250 से 500 मीटर शैल बी मेजर्ड एज सेपरेट आइटम, और लीड मोर देन 500 मीटर shall be measured in unit of 500 meter. That is, there will be one item for lead exceeding 500 meter and but less than 1000 meter, and another item for lead exceed जो है 1000 meter and but less than 1500 meter, and this process is up to 5 किलोमीटर. इस तरीके का जो प्रोसेस है वो 5 किलोमीटर तक जो है चलता जाएगा. वेयर लीड इज मोर देन 5 किलोमीटर, अगर लीड जो है 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है उसको जो है मेज़र करते हैं इन यूनिट ऑफ 1 किलोमीटर. इन दिस इफ़ वैल्यू गेटिंग मोर देन हाफ किलोमीटर इट एज्यूम एज 1 किलोमीटर, है ना. हाफ हो जाता है तो भी जो है 1 किलोमीटर जो है लेकर चलते हैं. If value is getting less than half kilometer assumed as 0. फॉर एग्जाम्पल 5400 मीटर है तो इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, 5600 मीटर है तो वो 600 किलोमीटर मैंने 6 किलोमीटर हो जाएगा. टेक्निकल सैंक्शन, कई सारे फॉलोइंग पावर्स ऑफ एक्सेप्टिंग टेंडर्स. बात किया जाए चीफ इंजीनियर्स की तो फुल पावर होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 50 लाख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 10 लाख, और सब डिविजनल इंजीनियर 20 से 40 हज़ार, और जूनियर इंजीनियर के पास कोई भी टेंडर को एक्सेप्ट करने का राइट्स जो है नहीं होता है. आई होप कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो. अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं. और अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं. थैंक यू.